तो तय ये हुआ कि वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में है वहां चला जाए। तैयारियां हुई, रूट प्लान बनाया गया। चले? लेट्स गो। Okay, let's go. All set. Let's go. All the best. यूट्यूब पर तमाम वीडियो देखे गए, इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाली गई, वैली ऑफ फ्लावर्स के मौसम का हाल जाना गया। बारिश वहां कभी भी हो जाती है, तब रेन कोट रखा गया, कैमरा रेन कवर भी रखा गया। चूंकि अपनी गाड़ी से जाना था, तब जरूरत का सारा सामान रख लिया गया। पीपल कोटी हमारा पहला नाइट हॉल्ट था, जो कि दिल्ली से लगभग 14 घंटे की सड़क मार्ग की यात्रा है। सुबह 4 बजे मैं और मेरे मित्र भरतराज और संजय रोहिल्ला दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के पास रिंग रोड पर असेंबल हुए और महादेव का स्मरण करके यात्रा का श्री गणेश किया। दिल्ली से मेरठ, मुजफ्फरनगर, रुड़की, हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए देवप्रयाग की ओर हम चल पड़े। इरादे अगर दृढ़ हों तो प्रकृति भी आपका सहयोग करती है। अब देखिए ना, मेरठ से निकलते ही सुबह की अप्रत्याशित धुंध ने हमारा स्वागत किया। यूं लगा कि पहाड़ों के बादल खुद जमीन पर उतर आए हों हमें लेने के लिए। अब गाड़ी की स्टीयरिंग भरतराज के हाथों में आ गई। संजय के थोड़ा आराम करने का समय था। सुबह 4 बजे जो चले थे। पहाड़ों में प्रवेश करते ही हमें लैंडस्लाइड मिले, जो कि जुलाई अगस्त के महीने में सामान्य सी बात है। अब हम पहुंच गए हैं शिवपुरी। ये हमारा पहला ब्रेक है। मित्रों, स्वर्ग की सैर करनी है, आपको देखना है स्वर्ग। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह है कि जीते जी हमारे अपने जीवन काल में मैं इस समय उत्तराखंड में हूँ और उत्तराखंड से हम ऋषिकेश से निकले हैं हम बाहर, और ऋषिकेश से निकलकर शिवपुरी जो जगह है, बड़ी पवित्र जगह है, वहाँ पर हम लोग हैं और चाय के लिए अब रुके हैं। मैं बता दूं कि अनबाउंड इंडिया इस समय अपने सफ़र पर है और सफ़र जो है वो आपको लेके जाएगा फूलों की घाटी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड में है, जिसे इस धरती का स्वर्ग कहते हैं। तो हम लोग इस समय यहाँ पर शिवपुरी से निकलकर एक छोटे से ढाबे पर हैं और चाय नाश्ते के लिए रुके। ये सुबह से हमारा पहला ब्रेक है और खाने पीने के लिए हम लोगों ने सामान रखा हुआ है इसमें, ये करेंगे। इसमें मेरे ख्याल में चने भी हैं। तो संजय, मैं आपसे ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि हमारा ये जब प्लान बना था वैली ऑफ फ्लावर्स का, है ना, तो वैली ऑफ फ्लावर्स का जब हमने प्लान बनाया तो वैली, वो भी फ्लावर्स की, क्या दिमाग में सबसे पहले आया था, क्या एक्साइटमेंट था? सही बताऊं तो मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। आपने अभी जो 1 सेकंड 2 सेकंड का जो पॉज लिया है, वो इस तरीके से क्या कहते हैं शो कर रहा था कि आपके पास शब्द नहीं है बताने के लिए। बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप का और वहाँ पहुँचने के लिए। मैं सीरियसली, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इस वक्त बोलने के लिए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मैं वहाँ पहुँचूँ और वहाँ की खूबसूरती जिस निहारूं, और निहारने के बाद जो आपके लिए कुछ हो सके, अच्छे से अच्छा शूट कर सकें। जैसे विनोद, तुमने कहा कि एक स्वर्ग में ले जा रहे हैं, मुझे भी वही फीलिंग आती है। और ये इसमें जाने की मेरी जो इच्छा थी और जो मेरी जो एक सपना था वो बहुत टाइम से था। तो मैं सोचता था कि मैं जाऊंगा, कैसे जाऊंगा, क्योंकि बहुत टफ़ है वहाँ पहुँचना। ट्रैकिंग है इन्वॉल्व, वेदर कंडीशंस का है, पहाड़ गिर जाते हैं, कई प्रॉब्लम हम भी देख रहे हैं, रास्ते में पहाड़ गिरे हैं। भरत जी, मैं ये कहूँगा कि किसी भी अच्छी जगह जाने के लिए या किसी भी अच्छी चीज़ को प्राप्त करने के लिए एक उसका एक परिश्रम तो करना ही पड़ता है, एक वो है ही। और जब हम स्वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बहुत कुछ जो है ना तैयारी भी करनी पड़ती है और बहुत कुछ देना भी पड़ता है।
जी कहते हैं कि स्वर्ग के लिए तपस्या करनी पड़ती है ना, जी जी तो ये भी एक शायद तपस्या ही है हमारे लिए। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि मैं तो जाने की तो सोच ही रहा था कई सालों से, लेकिन मेरे को 2 दीवाने मिल गए हैं जो साथ चलने को तैयार हैं। ये देखो, ये दीवाने हैं और ये और बड़े। तो अब ये लोग, हम 3 दीवाने हो गए, चल रहे हैं ऐसे। सबने मना किया मत जाओ, पहाड़ गिरे हुए हैं, रास्ते बंद हैं। मैं कहा नहीं, हम जाएंगे। तो अब देखो, भगवान की शिव शंकर का जगह है, उनकी मर्जी है तो पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। नहीं, शिव शंकर की मर्जी तो हमेशा रहती है, क्योंकि भोले हैं, आप उनसे मांगोगे वो तुरंत दे देते हैं। तो हमारी भी शिव शंकर भोले से ये मांग है कि वो अपनी कृति के जो दर्शन है वो साक्षात हमको कराएं। ईश्वर वैसे तो नहीं दिखता है, लेकिन माध्यम से दिखता है। तो वैली ऑफ फ्लावर जो है वो ईश्वरीय जो दर्शन है उसका एक माध्यम है। हम ये चाहेंगे कि वो जो दर्शन है वो हम तो करें ही करें, और उसके साथ साथ मैं अपने चैनल के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से वो दर्शन आपको भी कराना चाहता हूँ। स्टोरी के साथ बने रहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, ऊंचाइयां बढ़ती जा रही थी, रास्ते और ज्यादा खूबसूरत होते जा रहे थे। बलखाती नदी नीचे से हमें लगातार देखे जा रही थी। पहाड़ों का हुस्न और निखरता जा रहा था। जंगली जीव भी हमें कौतूहलवश देख रहे थे। लगता है किसी शहर के आने की आहट होने लगी थी। हरिद्वार और ऋषिकेश के बाद यात्रा का अगला जो पड़ाव है जिसमें हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये देवप्रयाग है। देवभूमि है, बहुत ही पौराणिक इसका महत्व है। हिंदू आस्था में इसका बहुत ही ऊंचा स्थान है। ये जो देवप्रयाग है, ये 2 नदियों का संगम है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक भागीरथी का संगम यहाँ पर है और दूसरा अलकनंदा नदी का। इन दोनों नदियों का संगम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जहाँ से बह के आगे निकलती है, गंगा वहीं से बननी शुरू होती है। तो गंगा का जो सफ़र है पूरे देश से बहते हुए, वो यहीं से शुरू होता है। ये जो देवप्रयाग है, यहाँ से हम आगे चलेंगे हमारी यात्रा को आगे कंटिन्यू करते हुए। और जैसे जैसे हम वैली ऑफ फ्लावर्स के करीब आते जाएंगे, इस तरीके के और भी पड़ाव हमारे पास आते जाएंगे। जैसे जैसे जो पड़ाव आते जाएंगे उसके बारे में आपको मैं बताता जाऊंगा मैं, और छोटा सा परिचय भी देता जाऊंगा मैं। तो यहाँ से हम अपना आगे बढ़ाते हैं और अगला जो हमारा पड़ाव है वो श्रीनगर है। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं श्रीनगर में, जो कि उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर है। अगर हम ऋषिकेश से बात करें इसकी दूरी की, तो तकरीबन 104 किलोमीटर के बीच का डिस्टेंस है। अलकनंदा नदी के किनारे बसा ये छोटा सा गांव प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से बहुत सुंदर है। इसके अलावा चूँकि ये अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका एक पौराणिक महत्व भी है। सन 1506 से 1512 के बीच राजा अजयपाल ने उत्तराखंड के श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया था। गोरखाओं ने भी यहाँ राज किया था। उसके बाद अंग्रेजों ने भी अपनी हुकूमत स्थापित की थी। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला पड़ाव कौन सा आता है। पांच प्रयागों में से एक रुद्रप्रयाग। हम अब आप बचे हैं रुद्रप्रयाग में। ये हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है। मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी पवित्र नदियों के संगम के तट पर बसा ये शहर, ये कस्बा पौराणिक रूप से तो महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र भी है। रुद्रप्रयाग के उत्तर में केदारनाथ मंदिर, पूर्व में मदमहेश्वर
दक्षिण पूर्व में नागरासु और ठीक दक्षिण में श्रीनगर है। पौराणिक कथा के अनुसार नारद मुनि ने संगम के इसी तट पर एक टांग पर खड़े होकर तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने नारद जी को रुद्र रूप में दर्शन दिए थे और प्रसन्न होकर उन्हें वीणा भी दी थी। सर्दियों में पुनाड में होने वाला पांडव नृत्य यहाँ विश्व विख्यात है। दो नदियों के मिलन स्थल पर इन नदियों के व्यवहार की भिन्नता को आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगले पड़ाव में कौन सा प्रयाग हमें मिलता है। तो अब हम आ पहुँचे हैं उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के चमोली जो ज़िला है, उस चमोली ज़िले में का एक जो छोटा सा कस्बा है, कर्णप्रयाग इसका नाम है। ये भी दो पवित्र नदियों के बीच का संगम स्थल है। एक नदी जो है उस तरफ से जो बहकर आ रही है वो है अलकनंदा, और दूसरी जो नदी है जो इस तरफ से जो बह के आ रही है ये है पिंडर नदी। इस पिंडर नदी का एक नाम कर्णगंगा नदी भी है, और इस शहर का पौराणिक इतिहास भी है। जैसे कर्णप्रयाग अगर नाम है तो निश्चित रूप से कर्ण से इसका संबंध महाभारत काल से भी जुड़ता है। बद्रीनाथ मंदिर जाते समय पुराने समय में साधुओं, मुनियों तथा ऋषियों, इसके अलावा जो पैदल यात्री जो पैदल जो धार्मिक यात्राएं किया करते थे, उनको इसी स्थान से, इसी जगह से होकर गुजरना होता था। इसके अलावा यहाँ 1803 में भयंकर बाढ़ भी आई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी संगम पर, ये जो संगम है, इसी संगम पर कर्ण ने सूर्य की तपस्या की थी। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर कर्ण को ये अभेद कवच, कुंडल और अक्षय धनुष प्रदान किया था। भगवान कृष्ण ने भी इसी स्थान पर कर्ण का महाभारत युद्ध के पश्चात अंतिम संस्कार किया था। सुबह 4 बजे से वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी का सफर दिल्ली से आरंभ हुआ था। दिन भर चलते हुए अब शाम हो चुकी थी। हम पीपल कोटी पहुंच गए थे। थकान तो हो ही रही थी, एक गर्म चाय तो बनती ही है। आज रात पीपल कोटी में रुकेंगे। सुबह हुई और उसके साथ सफर भी शुरू हुआ। यात्रा का ये दूसरा दिन है। सुबह की ओस से नहाए ये वृक्ष और बादलों से झांकते बीच पहाड़ से मदमस्त गिरते पहाड़ी झरने अलग ही छटा बिखेर रहे थे। रास्ते में पड़ने वाला जोगी धारा झरना आपको बरबस रोक ही लेता है। अपनी नन्ही बूंदों से भिगोकर आपको अपने जैसा अविरल और पावन बना देता है। कितना खूबसूरत नजारा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। रात में जो हमने पीपल कोटी में नाइट स्टे किया था, उसके बाद आज की जो सुबह है, हमारी यात्रा का जो दूसरा दिन है, उस दूसरे दिन का जो पहला पड़ाव है इस जोशीमठ में है। अभी इस समय हम लोग जोशीमठ में हैं। बहुत खूबसूरत एक टाउन है उत्तराखंड का, पौराणिक इसकी मान्यता भी है। यहाँ पर जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं उसका मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत खूबसूरत सी ये है स्थिति। ये जो मेरे पीछे जो पहाड़ जो देख रहे हैं आप, एक का नाम, इसका जो पहाड़ का जो नाम है वो है हाथी पर्वत, और इसके पीछे जो दूसरा जो पर्वत आप जो देख रहे हैं उसका नाम है स्लीपिंग लेडी। ऐसा कहते हैं कि एक लेडी है, वो लेटी हुई है और उसके बाल जो है वो खुले हुए हैं। दोनों ही स्थितियों में पहाड़ों की जो सुंदरता है वो बहुत ही शानदार है। ये आप जब भी जोशीमठ आए इस जगह पर आप रुक के इस पर्वत को देख सकते हैं। इसके अलावा जोशीमठ का जो नाम है, इसको ज्योतिर्मठ भी कहते हैं। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य जो है उन्होंने तपस्या यहाँ की थी, उनको ज्ञान यहीं पर प्राप्त हुआ था। और 4 मठों की भारत के अंदर जो स्थापना की थी
उसमें पहला मठ उन्होंने यहीं इसी जोशी मठ में स्थापित किया था। किंवदंतियों और रहस्यों से भरा यह प्राचीन जोशीमठ नगर है उत्तराखंड का। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप को यहीं पर उसका वध किया था। जोशीमठ ही वह जगह है जहां पर आदि शंकराचार्य को ज्ञान प्राप्त करने से पहले शहतूत के पेड़ के नीचे उन्होंने तप किया था। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। तो लीजिए, हम वैली ऑफ फ्लावर्स के बहुत नज़दीक पहुंच ही गए हैं। ये गोविंद घाट है। यहाँ से आप वैली ऑफ फ्लावर्स के बेस कैंप घांगरिया के लिए जा सकते हैं। दिल्ली से गोविंद घाट तक आप सड़क मार्ग से आ सकते हैं। यहाँ से आगे का रास्ता यानी घांगरिया तक पहाड़ी रास्ते से होते हुए पैदल जा सकते हैं। घोड़े खच्चर भी मिलते हैं, मगर हमने तय किया कि गोविंद घाट से घांगरिया की 14 किलोमीटर की दूरी हम हेलीकॉप्टर से तय करेंगे, कारण समय और ऊर्जा दोनों बचानी थी। पैदल का रास्ता गोविंद घाट से घांगरिया तक 10 से 12 घंटे का रहता है। थकान तो होती ही है, मगर रास्ते के नायाब नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। तो हम इस समय गोविंद घाट पर हैं और गोविंद घाट से हम यहाँ घांगरिया जाएंगे। 2 रास्ते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं पहाड़ों को चढ़ते हुए। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी हैं। तो हम हेलीकॉप्टर से घांगरिया यहाँ से जाएंगे गोविंद घाट से। और इस समय हम गोविंद घाट पे जो हेलीपैड है वहाँ पर हैं। ये हमने अपनी टिकट ली है और ये बोर्डिंग पास है, आप ये देख सकते हैं। और हम यहाँ से चलेंगे। हमारे साथ अभी भरत जी भी हैं। तो भरत जी, आपका भी बोर्डिंग पास रेडी है? तो हम दोनों लोगों की जो बोर्डिंग पास हैं और जो शूट कर रहे हैं हमारे तीसरे साथी संजय रोहिला, इनके पास भी हैं। बाकी लोग भी, सब लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर रेडी है। हेलीकॉप्टर की 3 से 4 मिनट की ये राइड हमेशा के लिए हमारी यादों में बस गई है। घांगरिया के देवलोक होटल में हमारी बुकिंग थी। थक तो गए ही थे, सुबह की पूरी तैयारी करके हम सो गए। सुबह 7 बजे वैली ऑफ फ्लावर्स की चढ़ाई के लिए टिकट काउंटर ओपन हो जाता है। जितनी जल्दी आप यात्रा शुरू कर देंगे, उतनी ही देर आप वैली ऑफ फ्लावर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाएंगे। हमने चाय पी, नाश्ता किया और लंच के लिए होटल से ही खाना पैक करवा लिया। पीने के लिए पानी तथा एनर्जी ड्रिंक भी साथ रख लिए और कुछ फ्रूट्स भी रख लिए। वैसे इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सामान कम से कम ही हो। और अब हम चल पड़े हैं उस यात्रा पर जिसके लिए हमने वर्षों इंतजार किया। जो चलने में असमर्थ हैं वो घोड़े खच्चर तथा पालकी कर सकते हैं। हमारे पास चूंकि कैमरा, ट्राइपॉड तथा अन्य सामान था, तब हमने एक पिट्ठू को साथ रख लिया था। तो वैली ऑफ फ्लावर्स के जो एंट्री पॉइंट है वहाँ हम लोग जा रहे हैं। ये एक बोर्ड है, साइन बोर्ड, और ये यहाँ पर टिकट वगैरह मिलेगी। ये पूरा मैप है किस किस रास्ते पर क्या क्या चीज़ें हैं। जो फ्लावर्स की जो कॉलोनी है उसको इसमें मेंशन किया है। यहाँ पर भरत राज और संजय रोहिला है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर आगे जाके हम लोग टिकट लेंगे। सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो देख रहे हैं यहाँ, हाँ, टिकट ले लिया है। अच्छा, ये टिकट ले लिया है। ये आप देखिए, तीनों लोगों की। एक जो हमारे साथ में पोर्टर है उसका भी। तो 150 रुपये पर पर्सन जो है टिकट है इंडियंस के लिए।
नॉन इंडियंस जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनका अराउंड 600 के करीब है। तो अब यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे। धुंध और हल्की बारिश ने आगे का मौसम कैसा होगा इसका संकेत दे दिया था। हम कितने उत्साह से भरे हुए थे ये बताना बहुत ही मुश्किल है। चूंकि हम तीनों प्रोफेशनल कैमरामैन हैं तो हर जगह रुक रुक कर विजुअल्स कैप्चर कर रहे थे। फूलों और वनस्पति की खुशबू हमें मदहोश सा कर रही थी। कौन कहता है कि लोग धरती का स्वर्ग नहीं देखना चाहते हैं? ये देखिए, प्रकृति प्रेमियों का रेला सा लगा है। कदम मजबूती से बढ़े चले जा रहे थे रास्ते के बरसाती नालों को लांघते हुए। मौसम खराब हो चला था। हमारे रेनकोट निकल आए थे। गगन से ऊंचे इन पहाड़ों को चीरकर डरा देने वाले शोर के साथ बहती नदी आगे के सफर का परिचय दे रही थी। लोकेशन ऐसी कि मानो आप हॉलीवुड की फिक्शन फिल्म देख रहे हो। पहले 4 किलोमीटर की चढ़ाई लगभग सीधी है, बस हौसला बनाए रखना है। रास्ते एकदम दुर्गम है और ये पहाड़ी जो बरसाती तो नहीं है, लेकिन ये नाला है, बहुत तेज पानी की धार है। रास्ते आप देखें एकदम उबड़ खाबड़ दुर्गम है, आसान नहीं है, मगर अगर आसानी होगी तो रास्तों का जो रोमांच है वो कहाँ रह जाता है। भरत जी पूरी तरीके से बारिश हो रही है, हवा की ठंडक अंदर तक भेद रही है। उस पर रुककर आपके लिए ये शानदार विजुअल्स भी तो लेने हैं। आप स्टोरी के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनबाउंड इंडिया आपके लिए हर हद को पार कर लेगा। मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। जो घाटी है वो यहाँ से तकरीबन अब 2 से 2.5 किलोमीटर करीब रह जाती है, मगर फूल तो जब आप देखेंगे ही। इससे पहले ये जो रास्ते हैं यहाँ भी बहुत सारे फूलों की जो वैरायटी है वो देखने को मिलेगी। तो रास्तों का जो रोमांच है वो यहाँ पग पग पर। मौसम जैसे सुबह बारिश हुई है, अभी हल्की फुहार गिर रही है, तो मैंने भी रेनकोट पहना हुआ है और अम्ब्रेला लगाया हुआ है कैमरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो देखिए ये शानदार नज़ारा है। थक कर चूर हो गए हैं। बारिश तो हो ही रही है, हवा में ठंडक भी है, मगर पसीने से भीगे भी हुए हैं और अभी लगभग 2 किलोमीटर की चढ़ाई बाकी है। मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, सफेद बादलों ने सब कुछ ढक दिया है। परेशानी ये है कि जब वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचें तब सब ठीक होगा क्या? साथ लाए पानी खत्म हो गया है और प्यास जोरों की लगी है। चाहे जो हो, कदम हर मुश्किल को पार कर ही लेंगे। रास्ते में कुछ लोग ऐसे भी मिले जो वापस लौट रहे थे। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मौसम आश्चर्यजनक रूप से साफ होने लगा। बारिश भी रुक गई है, विजिबिलिटी एब्सोल्यूट क्लियर हो चली है। क्या ये चमत्कार नहीं है?
फूल मुस्कुराकर हमारा स्वागत कर रहे हैं। लगता है हम उनके देश पहुंच गए हैं। हवाओं में मीठी सी सुगंध हमारी सांसों में घुल रही है। अरे ये क्या, हम तो पहुंच गए हैं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये घाटी है क्या। वैली ऑफ फ्लावर्स जो नाम है ये तो फ्रैंक स्माइथ ने दिया है अपनी बुक के बाद, और फूलों की घाटी में आने के बाद जब उन्होंने यहाँ पे फूलों की घाटी में उन्होंने जो यहाँ पे वेजिटेशन देखा, फ्लोरा देखा, उसके बाद जो उन्होंने बुक लिखी है वो वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम से हुई। लेकिन जिसका ओरिजिनल नाम है वो भ्यूंडार वैली है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 गांव हैं, एक पुलना है, एक भ्यूंडार है। तो भ्यूंडार गांव जो हमारा वो क्योंकि ऐसे टाइम मतलब एक हमारा बकरी वालों का गांव है वो, और उसी के नाम पे यहाँ पर भ्यूंडार गंगा नाम है, और उसी गांव के नाम पे पूरी घाटी जो है आपका भ्यूंडार वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ये फूलों की घाटी बाकी की घाटियों से अलग कैसे है? वैली ऑफ फ्लावर्स को लेकर के अमूमन मैं सुनता हूँ लोगों से कि यार इससे बढ़िया तो वो आपका चिनाब वैली है, या इससे बढ़िया आपका बेदनी बुग्याल है, या आपका पनार बुग्याल है, वहाँ ज़्यादा फूल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ फूल नहीं होते हैं, फूल वहाँ भी होते हैं, और ये बात सत्य है कि वहाँ ज़्यादा फूल होते हैं। लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादा फूल हैं वो ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि जो एक प्रकार का जो स्पीसीज़ है वो कई महीने तक वही खिली रहेगी, दूसरी स्पीसीज़ उसके बीच में नहीं खिलती है। वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ में खासियत ये है कि यहाँ पे हर 15-20 दिन के अंदर फ्लावरिंग का पैटर्न है वो चेंज होता है, और इसीलिए ये इसको अन्य घाटियों से अलग बनाती है। और अगर इसको जियोलॉजिकली या जियोग्राफिकली भी करें तो बाकी जितनी भी वैलियाँ हैं वो यहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट यहाँ पे मिलती है वैली में। एक आपका जो नीचे वाला रॉक हो गया, जो आपका ये पांडुकेश्वर वाला एरिया, घांगरिया वाला एरिया हो गया, ये हार्ड रॉक वाला एक अलग टेक्टोनिक प्लेट है। और दूसरी जो वैली के अंदर है आपकी वो सेडिमेंट्री रॉक है पूरा। तो उसका मेन रीज़न, उसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो प्लांट्स को आपका जो क्या बोलते हैं, इनका जो भोजन है, खाद्य है, वो आपको मिनरल के रूप में, वहाँ पे खनिज के रूप में ज़्यादा मिलता हो। क्योंकि यहाँ पे 2 प्लेटें मिल रही हैं, तो दोनों प्लेटों के मिलने से वहाँ पे उसकी मात्रा ज़्यादा है। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वैली ऑफ फ्लावर्स में कई तरह के फ्लावर जो आपको वैली से बाहर आते ही नहीं मिलते हैं, और वैली में आपको ज़्यादा मिलते हैं। लगे हाथ ये भी समझ लेते हैं कि यहाँ कितने तरह के फूल हैं और किन नामों से ये जाने जाते हैं। कॉलोनीज़ के रूप में अगर वैली में विज़िट करते हैं तो वहाँ पर मुख्यतः जो कॉलोनी में अगर आप देखते हैं मई से लेकर के और आपका सितंबर मिड तक, तो इसमें एनीमोन, जेरेनियम, आपका बाल्सम और आपका पॉलीगोनम, और इसी में एक आता है कैंपेन्यूला। ये जो फ्लावर स्पीसीज हैं ये वैली में मैक्सिमम कॉलोनीज़ के रूप में मिलते हैं। अब कुछ कहना नहीं है, बस एक टक इस वैली को देखना है, सिर्फ देखना है। भरत राज और संजय रहुल्ला क्या कहना चाहते हैं, जरा सुने। अभी भी सपना ही लग रहा है वैसे तो, क्योंकि ये जगह रियल नहीं है, ये जगह अनरियल है। अगर आप देखेंगे इसमें तो आपको ये जगह लगेगा कि कोई ये हम कहीं पृथ्वी पे नहीं है, या हम कहीं रियल लोकेशन में नहीं है। हम किसी हैरी पॉटर टाइप कोई लोकेशन में है जहाँ पे तरह तरह की चीज़ें हैं, ग्रीन्स हैं, पहाड़ हैं, झरने हैं, और इतने फूल हैं कि मैं तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था। मैं सोचा तो होंगे, मगर यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं, और ये मेरा सपना लग रहा है कि अभी ये चल ही रहा है। देखिए, जितना टफ होता है किसी चीज़ को पाना, उतना ही उसमें मज़ा आता है। अगर आपको कोई रोपवे से यहाँ पहुँचा दे तो आपको वो मज़ा नहीं आएगा, उसको वो फील नहीं आएगा जो हम चल के आए हैं 4 घंटे, और हम मतलब हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, सामान भी है साथ में। लेकिन मैं कहूँगा कि मेंटली अगर जितना सुकून जो मिला हमको उसको देख के, और जितना एक्साइटमेंट जो यहाँ आकर के मिला है, वो फिज़िकल जो डिस्कम्फर्ट है हमारा, उससे अगर उसको तुलना की जाए तो वो फिज़िकल डिस्कम्फर्ट कुछ भी नहीं है। जितनी थकावट, जितनी परेशानी हो रही थी, यहाँ पहुँचे तो बिल्कुल गायब। ऐसा सुंदर नज़ारे, ऐसे सुंदर सुंदर फूल जो हमने कभी कहीं देखे नहीं, और यहाँ पहुँचो तो उनके जैसे ही हो जाते हो, खिले खिले, खुशनुमा, बहुत बढ़िया।
और क्या चाहिए इंसान को? सब निशब्द हो गए हैं, जी भर कर पूरे सराबोर होकर डूब जाना चाहते हैं। ईश्वर तेरी महिमा निराली, तुझसे बड़ा कोई चित्रकार नहीं है, तुझसे बड़ा कोई माली नहीं है, तुझसे बड़ा कोई रचयिता नहीं है। तुझे प्रणाम। अब ईश्वर को कहाँ खोजना है, क्यों खोजना है, जब वो यहीं है तुम्हारे मेरे साथ।